नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेश और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं उत्तर पाठशाला में। तो दोस्तों, आज है 17 अगस्त और आज हम करने वाले हैं 17 अगस्त से रिलेटेड सभी करंट अफेयर्स का डीपली डिस्कशन, जो आपके एग्जाम पर्पस से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, आप यह वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको हमारे कॉमेंट बॉक्स में देना होगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल उत्तर पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए। आप बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, जिससे चैनल से रिलेटेड सभी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अगर आप हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करना चाहते हैं तो हमारे सभी सोशल हैंडल्स के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं 17 अगस्त की कुछ इतिहास की कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। 17 अगस्त 1836 को ब्रिटेन की संसद में जन्म, विवाह और मृत्यु से संबंधित पंजीकरण स्वीकार किए गए। 17 अगस्त 1917 को इटली ने तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 17 अगस्त 1941 को पूर्वी जर्मनी सरकार ने बर्लिन की दीवार पर काम पूरा किया। 17 अगस्त 1947 को भारत की आजादी के बाद पहली ब्रिटिश सैन्य टुकड़ी स्वदेश रवाना हुई थी। 17 अगस्त 1978 को 3 अमेरिकियों ने हॉट एयर बैलून से अटलांटिक महासागर को पार किया था। 17 अगस्त 1982 को जर्मनी में पहली सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क लोगों के लिए उपलब्ध की गई थी। 17 अगस्त 2008 को अमेरिका के महान तैराक माइकल फेल्प्स ने पेइचिंग ओलंपिक खेलों में तैराकी में 8 स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास बनाया था दोस्तों। तो ये थी दोस्तों 17 अगस्त की कुछ इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं। अब शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स। आज का पहला करंट अफेयर है, यूएई और इजराइल के बीच ऐतिहासिक शांति समझौता हो गया है दोस्तों। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड जे ट्रंप, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और अबू धाबी के क्राउन प्रिंस और संयुक्त अरब अमीरात के डिप्टी सुप्रीम कमांडर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के बीच संबंधों के पूर्ण सामान्यीकरण पर सहमति व्यक्त की है। अब यूएई और इजराइल के बीच जो ऐतिहासिक समझौता हुआ है, बात करें उसकी, तो यह ऐतिहासिक राजनयिक समझौता मध्य पूर्व क्षेत्र में शांति को आगे बढ़ाएगा और तीनों नेताओं की बोल्ड डिप्लोमेसी और विजन व संयुक्त अरब अमीरात और इजराइल के साहस का एक टेस्टमेंट है। तीनों देश कई आम चुनौतियों का सामना करते हैं और ऐतिहासिक उपलब्धि से परस्पर लाभान्वित होंगे। इजराइल और संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिमंडल निवेश, पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति, पर्यावरण, पारस्परिक दूतावासों की स्थापना और पारस्परिक लाभों के अन्य क्षेत्रों के संबंध में द्विपक्षीय समझौतों को पूरा करेंगे और हस्ताक्षर करेंगे। मध्य पूर्व के सबसे गतिशील समाजों और उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में से दो के बीच सीधा संबंध खोलने से आर्थिक विकास में तेजी आएगी, तकनीकी नवाचार को और बढ़ाया जाएगा और लोगों से लोगों के बीच संबंधों को मजबूत किया जाएगा। संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल कोरोना वायरस के लिए एक वैक्सीन के उपचार और विकास के बारे में सहयोग का तुरंत विस्तार करेंगे। एक साथ काम करने से यह प्रयास पूरे क्षेत्र में मुस्लिम, यहूदी और ईसाई लोगों को बचाने में मदद करेगा। इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ मिलकर राजनयिक, व्यापार और सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए मध्य पूर्व के लिए एक रणनीतिक एजेंडा भी शुरू करेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका, इसराइल और संयुक्त अरब अमीरात इस क्षेत्र में खतरों और अवसरों के बारे में एक ही दृष्टिकोण साझा करते हैं। साथ ही राजनयिक सागाई, आर्थिक एकीकरण में वृद्धि और सुरक्षा समन्वय के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए एक साझा प्रतिबद्धता है। जैसा कि विजन फॉर पीस में स्थापित है, सभी मुस्लिम जो शांति से आते हैं अल अक्सा मस्जिद में जा सकते हैं और प्रार्थना कर सकते हैं और यरूशलेम के अन्य पवित्र स्थलों को भी सभी धर्मों के शांतिपूर्ण उपासकों के लिए खुला रहना चाहिए। अब ये शांति समझौता हुआ है संयुक्त अरब अमीरात और इसराइल के बीच में। तो ये रहा दोस्तों मैप में संयुक्त अरब अमीरात। बात करें संयुक्त अरब अमीरात की, तो संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। सन 1873 से 1947 तक यह ब्रिटिश भारत के अधीन रहा। उसके बाद इसका शासन लंदन के विदेश विभाग से संचालित होने लगा। 1971 में फारस की खाड़ी के 7 शेख राज्यों अबू धाबी, शारजाह, दुबई, उम्म अल कुवैन, अजमान, फुजराई तथा रस एल खेमा को मिलाकर स्वतंत्र संयुक्त अरब अमीरात की स्थापना हुई। इसमें रास अल खेमा 1972 में शामिल हुआ।
संयुक्त अरब अमीरात की जो राजधानी है दोस्तों वो है अबू धाबी, और वहाँ का सबसे बड़ा नगर है दुबई, और वहाँ की राजभाषा है अरबी, और वहाँ मान्यता प्राप्त जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं वो हैं अंग्रेजी, उर्दू, हिंदी और फारसी। और संयुक्त अरब अमीरात की जो मुद्रा है वो है यूएई दिरहम, और वहाँ की जो सरकार का प्रकार है वो है संघीय संवैधानिक राजशाही सरकार, और वहाँ के राष्ट्रपति हैं खलीफा बिन जायद अल नहयान, और वहाँ के प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, और वहाँ के पहले शाही राजकुमार हैं मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। और बात करें अगर इसराइल की, तो ये रहा दोस्तों मैप में इसराइल। बात करें इसराइल की, तो इसराइल राष्ट्र दक्षिण पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है। यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। मध्य पूर्व में स्थित यह देश विश्व राजनीति के और इतिहास की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास और प्राचीन ग्रंथों के अनुसार यहूदियों का मूल निवास रहे इस क्षेत्र का नाम ईसाइयत, इस्लाम और यहूदी धर्मों की प्रमुखता से लिया जाता है। यहूदी मध्य पूर्व और यूरोप के कई क्षेत्रों में फैल गए थे। 19वीं सदी के अंत में तथा फिर 20वीं सदी के पूर्वार्ध में यूरोप में यहूदियों पर ऊपर किए गए अत्याचार के कारण यूरोपीय तथा अन्य यहूदी अपने क्षेत्रों से भागकर यरूशलेम और इसके आसपास के क्षेत्रों में आने लगे। सन 1948 में आधुनिक इजराइल राष्ट्र की स्थापना हुई दोस्तों। यह है इजराइल का ध्वज और यह है वहां का कुल चिन्ह। और इजराइल की जो राजधानी है दोस्तों वो है यरूशलेम, और वहां का सबसे बड़ा नगर भी कौन सा है? यरूशलेम। और वहां की जो राजभाषा है वो है हिब्रू और अरबी, और वहां के निवासियों को बोला जाता है इजरायली। और वहां की सरकार का जो प्रकार है वो है संसदीय लोकतंत्र सरकार, और वहां के राष्ट्रपति हैं रेविन रेवलिन, और वहां के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। फिलिस्तीन का ब्रिटिश जनादेश से जो इसराइल को स्वतंत्रता मिली थी उसकी घोषणा हुई थी दोस्तों 14 मई 1948 को, और इसराइल की मुद्रा है इजरायली नई शकेल। क्या है दोस्तों? इजरायली नई शकेल। नेक्स्ट करंट अफेयर है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने के लिए तैयार स्वदेशी AUM फोटोनिक सिस्टम। तो एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग AUM फोटोनिक सिस्टम को स्वदेशी रूप से विकसित किया गया है, जो एयर क्वालिटी की रियल टाइम की रिमोट मॉनिटरिंग के मुख्य उद्देश्य के साथ तैयार की गई है। यह प्रणाली गायत्री विद्या परिषद, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान केंद्र और विशाखापट्टनम के इंजीनियरिंग कॉलेज विशाखापट्टनम के निदेशक प्रोफेसर राव तातावर्ती द्वारा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के स्वच्छ वायु अनुसंधान पहल के सपोर्ट से विकसित की गई है। प्रणाली पोर्टेबल, कॉम्पैक्ट, कम बिजली वाला और किफायती है। यह प्लग एंड प्ले सिस्टम पर काम करता है और इसे किसी भी सेटिंग ऑफ टाइम की आवश्यकता नहीं होती है। एयर यूनिक क्वालिटी मॉनिटरिंग में बहुत अधिक सटीकता, संवेदनशीलता के साथ साथ सटीकता के साथ मौसम संबंधी मापदंडों सहित विभिन्न प्रदूषकों की पहचान करने, वर्गीकृत करने और एक साथ प्रति अरब से कम के एक हिस्से के आदेश की मात्रा निर्धारित करने की क्षमता है। यह सब लेजर बैक स्कैटरिंग, सांख्यिकी, यांत्रिकी, ऑप्टी इलेक्ट्रॉनिक्स, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन गहन सीखने के साथ साथ इंटरनेट ऑफ थिंग्स के विकसित सिद्धांतों की मदद से प्राप्त किया जाएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है असम सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना चलाई है दोस्तों। तो असम सरकार महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना के तहत प्रत्येक महीने 1730 गरीब परिवारों को 830 रुपए प्रति माह प्रदान करेगी। यह योजना असम की सबसे बड़ी योजना होगी और नई योजना के लिए 280 करोड़ रुपए की राशि रखी गई है। बात करें अरुणोदय योजना के बारे में, तो अरुणोदय योजना के तहत लाभार्थियों का चयन करते समय आर्थिक मापदंड होंगे, और जिनके पास भूमि, बड़े घर, वाहन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और अधिकांश सरकारी और अर्ध सरकारी कर्मचारियों सहित कुछ चल और अचल संपत्ति है, उन्हें इस लाभ से बाहर रखा जाएगा। अरुणोदय योजना के तहत 830 रुपए प्रति माह की सहायता का मतलब गरीब परिवारों को 10,000 रुपए की अतिरिक्त वार्षिक आय, उनकी चिकित्सा, पोषण और शैक्षणिक आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा विभिन्न त्योहारों के दौरान अतिरिक्त खर्च को पूरा करना होगा। अरुणोदय योजना के तहत विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या अलग अलग महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के साथ परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी असम का स्थायी निवासी होना चाहिए और उनकी समग्र घरेलू आय 2 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। अब अरुणोदय योजना शुरू की है असम ने, तो ये रहा दोस्तों मैप में असम। बात करें असम की, तो
असम या आसाम उत्तर पूर्वी भारत में एक राज्य है। असम अन्य उत्तर पूर्वी भारतीय राज्यों से घिरा है। असम भारत का एक सीमांत राज्य है जो चतुर्दिक सुरम्य पर्वत श्रेणियों से घिरा है। भारत भूटान तथा भारत बांग्लादेश सीमा कुछ भागों में असम से जुड़ी है। इस राज्य के उत्तर में अरुणाचल प्रदेश, पूर्व में नागालैंड तथा मणिपुर, दक्षिण में मिजोरम तथा मेघालय एवं पश्चिम में बांग्लादेश स्थित हैं। असम की जो राजधानी है वो है दिसपुर और वहाँ का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी और वहाँ की राजभाषा है असमिया। असम का गठन हुआ था दोस्तों 26 जनवरी 1960 को। असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल और वहाँ के जो विधानमंडल है, वहाँ की विधानसभा में सीटें हैं 126 सीटें और वहाँ से राज्यसभा के लिए 7 सीटें हैं और लोकसभा के लिए वहाँ से 14 सीटें हैं और वहाँ का जो उच्च न्यायालय है वो है गुवाहाटी उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, कर्नाटक में होगी मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना। तो केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री श्री डीवी सदानंद गौड़ा ने कर्नाटक में मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई पीएमआरयू की स्थापना की घोषणा की है। पीएमआरयू की स्थापना नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, भारत सरकार ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर की है। पीएमआरयू दवाओं की कीमतों की निगरानी करने के लिए दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के साथ साथ उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने में एनपीपीए की सहायता करेगा। पीएमआरयू एनपीपीए के सहयोगी के रूप में जमीनी स्तर पर सूचना एकत्र करने के तंत्र के साथ काम करेगा। एनपीपीए के आउटरीच को बढ़ाने के लिए राज्य ड्रग कंट्रोलर सीधे मूल्य निगरानी और संसाधन इकाई का पर्यवेक्षण करेगा। पीएमआरयू के आवर्ती और गैर आवर्ती खर्चों को उपभोक्ता जागरूकता, प्रचार और मूल्य निगरानी CAPPM नामक केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत एनपीपीए द्वारा वहन किया जाता है। अब ये रहा दोस्तों मैप में कर्नाटक। बात करें कर्नाटक की तो कर्नाटक, जिसे कर्नाटक भी कहा जाता है, दक्षिण भारत का एक राज्य है। इस राज्य का गठन 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम के अधीन किया गया था। यह पहले मैसूर राज्य कहा जाता था। 1973 के पुनर्नामकरण पर इसका नाम कर्नाटक कर दिया गया। इसकी सीमाएं पश्चिम में अरब सागर, उत्तर पश्चिम में गोवा, उत्तर में महाराष्ट्र, पूर्व में आंध्र प्रदेश, दक्षिण पूर्व में तमिलनाडु एवं दक्षिण में केरल से लगती हैं। 30 जिलों के साथ यह राज्य छठा सबसे बड़ा राज्य है। राज्य की आधिकारिक तौर पर और सर्वाधिक बोले जाने वाली जो भाषा है वो कन्नड़ है। कर्नाटक शब्द के उद्गम की कई व्याख्याओं में से सर्वाधिक स्वीकृत व्याख्या यह है कि कर्नाटक शब्द का उद्गम कन्नड़ शब्द करु अर्थात काली या ऊंची और नाडु अर्थात भूमि या प्रदेश या क्षेत्र से आया है, जिसके संयोजन करुनाडु का पूरा अर्थ हुआ काली भूमि या ऊंचा प्रदेश। काला शब्द यहाँ के बैलूसिम क्षेत्र की काली मिट्टी से आया है और ऊंचा यानी दक्कन के पठारी भूमि से आया है। ब्रिटिश राज में यहाँ के लिए कार्नेटिक शब्द का प्रयोग किया जाता था, जो कृष्णा नदी के दक्षिणी ओर की प्रायद्वीपीय भूमि के लिए प्रयुक्त है और मूलतः कर्नाटक शब्द का अपभ्रंश है। कर्नाटक की जो राजधानी है दोस्तों वो है बेंगलुरु और वहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है बेंगलुरु और वहाँ की राजभाषा है कन्नड़। कर्नाटक का गठन हुआ था 1 नवंबर 1956 को और वहाँ के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला और वहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और वहाँ के विधानमंडल है वो है द्विसदनीय विधानमंडल, जिसके विधान परिषद में 75 सीटें हैं और विधानसभा में 225 सीटें हैं। कर्नाटक से राज्यसभा के लिए 12 सीटें और लोकसभा के लिए 28 सीटें हैं और वहां का उच्च न्यायालय है कर्नाटक उच्च न्यायालय। नेक्स्ट करंट अफेयर है, खेल मंत्रालय करेगा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन। तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय द्वारा फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया जाएगा। यह 15 अगस्त से 2 अक्टूबर 2020 तक होगा। मंत्रालय भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस को चिन्हित करने के लिए 15 अगस्त से लेकर 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की 151वीं जयंती तक फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन करने जा रहा है। यह देश का सबसे बड़ा अभियान होगा जिसमें कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए आम जनता के बीच फिटनेस को प्रोत्साहित करने का लक्ष्य रखा जाएगा। भारत सरकार ने वर्तमान महामारी की स्थिति और सामाजिक दूरी रखने के मानदंडों को बनाए रखने के लिए इस कार्यक्रम के प्रतिभागियों को अपनी गति से कहीं भी और किसी भी समय अपनी सुविधा अनुसार चलाने के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है। प्रतिभागी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम GPS घड़ी या मैनुअल का उपयोग करके कवर की गई कुल दूरी को ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर है,
विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है दोस्तों 13 अगस्त को। तो विश्व अंगदान दिवस हर साल 13 अगस्त को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। यह दिन अंगदान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने और मृत्यु के बाद लोगों को अंगदान करने के लिए प्रेरित करने के लिए मनाया जाता है। यह दिन सभी को आगे आने का अवसर प्रदान करता है और अपने कीमती अंगों को दान करने की प्रतिज्ञा करता है, क्योंकि एक अंगदाता 8 व्यक्तियों तक का जीवन बचा सकता है। बात करें अंगदान के बारे में, तो अंगदान दाता के मृत्यु के बाद उसके हृदय, लीवर, गुर्दे, आंतों, फेफड़ों और अग्नाशय जैसे अंगों को बचा लेना या फिर किसी अन्य व्यक्ति में प्रत्यारोपण करना ही अंगदान कहलाता है। बात करें अंगदान के बारे में जो कुछ तथ्य हैं उनकी, तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य पोर्टल के अनुसार अंगदान के बारे में कुछ तथ्य हैं जो सभी को जानने चाहिए। अंगदान के लिए कोई निर्धारित उम्र नहीं है, लेकिन यह सख्त चिकित्सा मानदंडों पर आधारित है। कॉर्निया, हृदय के वाल्व, हड्डी और त्वचा के ऊतकों को प्राकृतिक मृत्यु के मामले में दान किया जा सकता है, जबकि हृदय, जिगर, आंतों, गुर्दे, फेफड़ों और अग्नाशय जैसी महत्वपूर्ण अंगों का केवल मस्तिष्क की मृत्यु के मामले में दान किया जा सकता है। अंग विफलता के बाद हृदय, लीवर, आंतों, गुर्दे, फेफड़ों और अग्नाशय जैसे महत्वपूर्ण अंगों को रोगी में प्रत्यारोपित किया जा सकता है, ताकि प्राप्तकर्ता को सामान्य जीवन जीने में मदद मिल सके। यदि 18 वर्ष से कम आयु का कोई व्यक्ति अंगदान करना चाहता है, तो उसे माता पिता या अभिभावक को एग्रीमेंट करना होगा। कोई भी व्यक्ति आयु, जाति, धर्म, समुदाय आदि के बावजूद अंगदाता हो सकता है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रामनाकुट्टी का निधन हो गया है। तो ये है दोस्तों मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रामनकुट्टी। तो मलयालम कवि गीतकार चुनक्करा रामनकुट्टी का निधन हो गया है। उन्होंने 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे। उनके कुछ हिट गीतों में शाम मेघमेनी, सिंदूरी थिल कौमई, नी अरिंजो मेलमनत, हृदय वाहनीले, गीकिकायो शामिल हैं। उन्हें 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बात करें पिछली वीडियो के क्वेश्चन की, तो हमारी पिछली वीडियो का क्वेश्चन था, हाल में फोर्ब्स पत्रिका ने द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस ऑफ 2020 की जो सूची जारी की है, 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध होने वाला एकमात्र भारतीय स्टार कौन बन गया है? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अक्षय कुमार। तो जी हाँ दोस्तों, अक्षय कुमार 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सबसे अधिक भुगतान वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध होने वाले एकमात्र भारतीय स्टार बन गए हैं। और इसका सही आंसर देने वालों के नाम है मनीष ममगई, साक्षी आर्या, मानसी जोशी। बात करें आज के वीडियो के क्वेश्चन की, तो हमारी आज की वीडियो का क्वेश्चन है, हाल में किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? आपके ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब। तो हर संडे दोस्तों सुबह 11 बजे उत्तर पाठशाला आप लोगों के लिए रिविजनिंग प्लेटफॉर्म लेके आता है, जिसमें हम वीकली करंट अफेयर्स पर आधारित एक क्विज ऑर्गेनाइज कराते हैं, जिसमें हम आप लोगों के लिए सप्ताह के टॉप 50 एमसीक्यू लेकर आते हैं। तो सप्ताह भर के करंट अफेयर्स के रिवीजन के लिए आप उस क्विज में हिस्सा जरूर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके कोई हमें सुझाव है तो हमें वो हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए दोस्तों। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, टिल नेक्स्ट वीडियो।